लकी राधिका को किस करते करते सोफे पर लेटा देता है। अब राधिका को सभी रोमांटिक ख्याल आ रहे थे। वो सोचने लगती है कि अब तो वो सब यहां होकर रहेगा। इधर एक तरफ वो डर भी रही थी और यहां नहीं करना चाहती थी, और एक तरफ लकी को मना भी नहीं कर रही थी। तभी लकी उसे ऐसे ही लेटे छोड़कर उठ जाता है, तो राधिका सोचने लगती कि लकी अब अपनी शर्ट उतारने जा रहा है, तो राधिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद तक लकी देखता है कि राधिका अभी भी आंखें बंद किए हुए काउच पर लेटी है, तो लकी पूछता है कि क्या हुआ मिस राधिका, आप अभी तक ऐसे ही क्यों पड़ी हैं? राधिका धीरे से एक आंख खोलती है तो देखती है कि लकी तो अब बगल के सोफे पर शांत होकर बैठा था। तभी राधिका झट से उठकर बैठ जाती है। लकी उसके पास आकर कहता है कि मिस राधिका, मैंने नहीं सोचा था कि आपका दिमाग इतना ज्यादा सोचता है। मैं तो बस आपको किस कर रहा था, लेकिन आप तो कुछ और भी आगे की सोच रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बोल्ड हैं कि यहां वो सब ऑफिस में करने की सोचेंगी। राधिका अब एकदम लाल पड़ गई थी। राधिका मन में सोचती है कि कहीं लकी सबकी मन की बात तो नहीं जान लेता है, क्योंकि राधिका सच में वही सोच रही थी जो अभी लकी ने कहा था। तभी राधिका उसे मारते हुए कहने लगती है कि तुमने मुझे किस क्यों किया? लकी कहता है, अगर आपको मेरे किस करने से इतनी ही दिक्कत थी तो उस समय मुझे करने से क्यों नहीं रोका, बल्कि तुम भी तो मेरा ही साथ दे रही थी। अब राधिका एकदम शांत पड़ गई थी, क्योंकि लकी ने सच ही तो कहा था, वो भी तो उसका साथ दे रही थी, तो वो कैसे उसे मार सकती है और गुस्सा कर सकती है? अब दोनों के बीच एक अजीब सी शांति छा गई थी। शांति इतनी थी कि उस कमरे में लगी घड़ी की चलने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी लकी का फोन रिंग करने लगता है। अचानक इतनी शांति में फोन रिंग करने से दोनों चौंक जाते हैं। लकी अपना फोन उठाता है तो उसे डेविड ने कॉल किया था। वो कॉल पिक कर लेता है तो डेविड कहता है, हेलो लकी भाई, तुम कहां हो? क्यों ना तुम मेरे पास क्लब में चले आओ, हम यहां पार्टी करेंगे। यहां पर बहुत सी ब्यूटीज भी हैं। लकी जानता था कि डेविड प्लेबॉय है, तो वो अक्सर क्लब पार्टी करने जाया करता है। लकी उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, मेरा पार्टी में आने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। और जो तुम ब्यूटी की बात कर रहे हो ना, तो उससे भी बड़ी ब्यूटी तो मेरे बगल में बैठी है। मेरे बगल में बैठी ब्यूटी तो इतनी एलिगेंट और चार्मिंग है कि उसके कहने ही क्या, उसके सामने और कोई ब्यूटी तो मुझे फीकी सी अच्छी ही नहीं लगती। लकी ये सब बगल में बैठी राधिका को देखते हुए कह रहा था। राधिका शर्मा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि लकी किसकी बात कर रहा है, और भला कौन अपनी तारीफ सुनकर खुश नहीं होता होगा? शायद कोई नहीं। लकी को उसे ऐसे देखते देख राधिका लकी को एक स्माइल पास करती है। इधर लकी डेविड से कॉल पर लगा था। लकी कहता है कि उसकी स्माइल तो पूछो ही मत। जब जब वो स्माइल करती है तो पूरे बॉडी में एक करंट सा दौड़ जाता है, हार्ट बीट एकदम सी फास्ट हो जाती है। अपनी इतनी तारीफ तो राधिका पचा ही नहीं पा रही थी। उसने तो शर्म के मारे अपने दोनों हाथ से अपना चेहरा छुपा लिया था। राधिका को लकी का ऐसे फ्लर्ट करना काफी अच्छा भी लग रहा था। इधर डेविड लकी की ऐसी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया। वो सोचने लगा कि कहीं लकी का दिमाग फिर तो नहीं गया है, वह कैसी कैसी आशिकों वाली बातें कर रहा है। डेविड कहता है, क्या बात कर रहे हो लकी भाई, ऐसा भी कहीं होता है क्या? तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो भला ऐसी ब्यूटी है कहां जो मुझे अभी तक मिली भी नहीं कहीं? डेविड सोच रहा था कि शायद लकी उसके पास ना आने का बहाना बना रहा है। लकी कहता है, अरे मैं सच कह रहा हूं, मैं अभी उसी के साथ डिनर कर रहा हूं। फोन रखो, अभी मैं तुम्हें एक फोटो भेजता हूं तो सब क्लियर हो जाएगा। डेविड कहता है कि हाँ ठीक है, जल्दी भेजो। इतना कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। लकी राधिका के पास आकर कहता है, राधिका चलो एक सेल्फी लेते हैं। दोनों सेल्फी लेने लगते हैं तो राधिका जैसे लकी से थोड़ा दूर हो रही थी, तो लकी राधिका को अपने पास खींच लेता है, जिससे राधिका का चेहरा सीधे लकी के सीने पर आ जाती है। तो राधिका को लकी के बॉडी के स्मेल से कुछ कुछ होने लगा था। उसके पेट में तो तितलियां उड़ रही थीं, उसके गाल अब लाल पड़ चुके थे। वह तुरंत लकी से दूर हो जाती है। लकी राधिका का हाथ पकड़ते हुए कहता है, राधिका आप क्यों मुझसे दूर हो रही है? मैं अब वो सब हरकतें नहीं करूंगा, आप डरिए नहीं। राधिका का अब शर्म से और गाल लाल हो गया था, क्योंकि इस बार लकी उसे कुछ करने से मना कर रहा था, तो राधिका इस बार उसे कुछ करना चाहती थी। इसलिए ही लकी की बातें सुनकर वो और भी शर्माने लगी। फिर राधिका बोली, वो बात यह है कि मैंने अभी तक किसी लड़के के साथ कभी सेल्फी नहीं ली है, तो ना मुझे नहीं पता कि किस पोज में सेल्फी लेनी चाहिए। लकी कहता है, बस इतनी सी बात। वो फिर से राधिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे राधिका इस बार लकी के गोद में आ जाती है।
राधिका एकदम मासूमियत से लकी को देखने लगती है। लकी भी उसे ऐसे ही देख रहा था। राधिका की हार्ट बीट काफी फास्ट हो गई थी और इधर लकी पछता रहा था कि उसने क्यों राधिका से यह कह दिया कि अब वो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि राधिका जिस नजर से लकी को देख रही थी वो बहुत प्यारी और क्यूट लग रही थी और लकी का मन कर रहा था कि वो उसे तुरंत किस कर ले। लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। वो कुछ सेल्फी क्लिक कर लेता है। फिर राधिका और लकी कई सेल्फी और भी लेते हैं। लकी कहता है, चलो अब इसे डेविड को भेज देता हूं। राधिका भेजने का नाम सुनकर लकी से कहती है, क्या तुम इसे किसी और को भेजने वाले हो तो मुझे पहले बता देना चाहिए था। मैं कुछ मेकअप कर लेती। रुको, मैं अभी मेकअप करके आती हूं, तब फिर से सेल्फी लेंगे तो तुम उसे भेज देना। लकी कहता है, अरे राधिका, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बिना मेकअप के और भी खूबसूरत लगती हो। तुम्हें मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी ही सभी के दिलों को तार तार करने के लिए काफी है। राधिका लकी की बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है। उसे नहीं पता था कि लकी को इतनी अच्छे से उससे फ्लर्ट करना आता है। लकी कुछ अच्छी अच्छी फोटो को पिक करके उसको डेविड को भेज देता है। डेविड जैसे ही उन फोटो को देखा है तो उसको लकी से जलन होने लगती है। वो मैसेज करता है, लकी भाई, इतनी बड़ी स्टार ब्यूटी आपको कैसे मिल गई? मुझे क्यों नहीं मिलती? तभी तो आपको और कोई अच्छी ही नहीं लगती। लकी मैसेज करता है, तुम्हें मिलेगी भी नहीं। जब तक तुम ऐसे ही क्लब और फालतू की जगह पर मुंह मारते फिरोगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और काबिल बनना पड़ता है। डेविड कहता है, लकी भाई, मैं अब से अच्छा बनूंगा। मेरी भी कहीं सेटिंग कर दो किसी ऐसी ही ब्यूटी से। ऐसी ही ब्यूटी से नहीं, ये नहीं हो, वो तो सिर्फ एक ही है और शायद ये भी हो सकता है कि ये तुम्हारी फ्यूचर में भाभी हो। डेविड कहता है कि मैं तो उन्हें अपनी भाभी अभी से मान लिया है। डेविड लकी का मैसेज देखकर मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराता देख राधिका को तो कुछ समझ नहीं आया कि इन दोनों में क्या बात हुई है कि लकी इतना मुस्कुरा रहा है। राधिका पूछती है कि तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? आखिर उससे क्या बात हो गई जो तुम इतना खुश लग रहे हो? लकी कहता है कि अरे कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी, ये लड़कों वाली बात है। राधिका उसे घूरने लगती है। वो सोचने लगती है कि मैं नहीं समझूंगी, पहले बात तो बताए फिर समझने की बात करें। लकी उसे घूरते देख कहता है, अच्छा काफी रात हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों राधिका के केबिन से बाहर आ जाते हैं। लकी राधिका से कहता है कि आज तुम मुझे ऑर्डर मत करना, मैं तुम्हें वैसे ही घर छोड़ दूंगा। राधिका कहती है, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे काम में सपोर्ट करना चाहती हूं ताकि तुम और भी अच्छा कर पाओ। लकी उसके पास आकर राधिका के गालों पर हाथ रखते हुए बोला, आखिरकार मेरी प्यारी मोटी शेरनी ने मेरे लिए कुछ करने का मन बना ही लिया है, तो भला मैं क्यों माना करूं। राधिका उसका हाथ झटकते हुए बोली, ये तुम मेरे किससे तुलना कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें मोटी लगती हूं? मोटे होंगे तुम समझे? लड़कियां मोटी हो चाहे ना हो, उन्हें मोटी नहीं कहना चाहिए और ना ही किसी ऐसी चीज से तुलना करनी चाहिए, क्योंकि ये बात उनकी ईगो को हर्ट करती है। लकी कहता है, तुम्हें मोटी याद है और उसके बाद शेरनी कहां, वो याद नहीं है? राधिका उसे अब गुस्से से घूरने लगती है तो लकी हाथ हिलाते हुए बोला, अरे तुम इसे दिल पर क्यों ले रही हो? मैं तो तुमसे बस मजाक कर रहा था। वैसे तुम्हें कौन मोटी कहेगा? तुम तो इतनी स्लिम ब्यूटीफुल हो कि कई बार तो मैं तुम्हें बस देखते ही रह जाता हूं। राधिका लकी की बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है। दोनों कंपनी से निकलकर पार्किंग लॉट में आ जाते हैं। लकी और राधिका कार में बैठ जाते हैं। लकी राधिका से कहता है, राधिका, मुझे एक बात तुमसे करनी थी। मुझे किसी चीज के बारे में तुमसे एडवाइस चाहिए। मैं एक चैरिटी ट्रस्ट बनना चाहता हूं, तो मुझे क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे? राधिका लकी को देखते हुए बोली, क्या सच में तुम पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट बनाना चाहते हो? यहां तक कि कई बड़े लोग भी यह काम नहीं कर पाते और ना ही इसे हैंडल कर पाते हैं, और तुम यह सब अपने दम पर बनना चाहते हो? इससे तो यह काम थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। लकी कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता समझ रहा हूं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग इसमें डोनेट करें या ना करें। मैं बस ये करना चाहता हूं जितना कि मैं कर सकता हूं। राधिका कहती है कि वाह, तुम कितने अच्छे हो। राधिका मन में सोचती है कि मुझे अच्छे से याद है कि लकी ने 2 बिल्डिंग खरीदकर उसे काम करने वाले मजदूरों को बहुत कम भाड़े में दिया है। ये अच्छे काम मुझे भी अच्छे तरीके से करता है। राधिका कहती है, तुमने इससे भी ज्यादा कुछ झेला है। मैं तुम्हारी ट्रस्ट को सेटअप करने में जरूर मदद करूंगी। मैं कल ही इसके बारे में किसी से बात करूंगी तुम्हारे लिए। दोनों बातें करते हुए रविशंकर पैलेस आ जाते हैं।
लकी राधिका को वहीं छोड़ देता है। राधिका उससे कुछ दूर आ जाती है तो लकी को कुछ याद आता है। वो कहता है, अच्छा सुनो राधिका। राधिका पीछे मुड़ जाती है तो लकी कहता है कि मैं कल कहीं कुछ देखने जा रहा हूं। अगर तुम कल फ्री हो तो मुझे कंपनी देने के लिए मेरे साथ वहां चल सकती हो। राधिका उसे आंख मारते हुए मुस्कुराकर बोली, ये तो कल के मौसम पर निर्भर है कि मेरे पास टाइम होगा कि नहीं। बाय, अच्छे से रोड पर ड्राइव करना। इतना कहकर वो अंदर चली आती है तो उसका चेहरा एकदम से लाल पड़ गया था। वो बड़बड़ाने लगती है कि मैं ये कैसे कर सकती हूं। मैंने लकी को आंख मारी। अब लकी न जाने मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं लकी के साथ रहते रहते बिगड़ने लगी हूं। मैं भी अब उसके जैसे ही बनने लगी हूं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या उसे किस करने की वजह से ये सब हो रहा है? इतना कहकर वो अपनी उंगली अपने ओठों पर रख लेती है और फिर मुस्कुराने लगती है। यह सब होते हुए वहां सोफे पर बैठे राजवीर देख रहा था। वो राधिका को ऐसे मुस्कुराते देख सोचने लगा कि सच में लगता है कि मेरी बेटी किसी के प्यार में गिर गई है। पहले तो वो मुस्कुराती भी नहीं थी, लेकिन अब वो खुश रहने लगी है। बस मेरी बेटी ऐसी हमेशा खुश रहे। राधिका की नजर जैसे ही अपने पिता पर जाती है तो वो अचानक से चौंक जाती है। वो फिर तुरंत वहां से बिना कुछ कहे निकल जाती है। इधर बाहर लकी अभी तक ऐसे ही बुद्ध बनकर पड़ा था। वो ये सोच रहा था कि क्या राधिका ने उसे सच में आंख मारी, या फिर ये उसका वहम है। कहीं ये उसके साथ रहने का साइड इफेक्ट तो नहीं। ये सोचते हुए वो वहां से निकल जाता है। वो अपने विले पर आ जाता है। उसका फोन डिंग करता है। उसे 5 स्टार रिव्यू का मैसेज आता है। तभी वहां सारा भी आ जाती है, जो लकी को उसका पहला टास्क 100% पूरा करने पर बधाई दे रही थी। वो कहती है, क्या मास्टर आप अपना दूसरा काम शुरू करना चाहते हैं? लकी कहता है, काम पूरा हो गया? वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, मेरा दूसरा काम स्टार्ट कर दो। सारा कहती है, ओ मास्टर, इस बार आपको कॉलेज के फिजिकल एजुकेशन का टीचर का काम करना है और मास्टर आपको गिफ्ट के रूप में 1000 करोड़ रुपए और कुछ इसके लिए स्किल दी गई है जो आपका फिजिकल एजुकेशन में मदद करेंगे। इसमें आपको रनिंग से लेकर स्विमिंग तक की मास्टरी है। लकी ये सब गिफ्ट देखकर थोड़ा निराश हो गया था, क्योंकि सिस्टम उसे कई बार से सिर्फ पैसे और पॉइंट ही दे रही थी और उसने सोचा था कि टास्क कंप्लीट करने पर उसे कोई बड़ा रिवॉर्ड देगा, लेकिन उसने नहीं दिया। लकी कहता है, कोई बात नहीं, ये भी कम नहीं है। तभी सारा कहती है कि मास्टर आपको ये टैबलेट दिया गया है। इसे खाने के बाद आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा और आप घंटे का कैलकुलेशन मिनटों में कर सकेंगे और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लकी उसे खा लेता है। पहले तो उसे उसका सिर भारी भारी सा लगने लगता है। वो अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। अब लकी का दिमाग काफी शार्प हो गया था। वो अब किसी भी चीज को और भी अच्छे से एनालाइज कर पा रहा था। तभी लकी अपने बॉडी में भी कुछ बदलाव नोटिस करता है तो वो शर्ट उठाकर देखता है तो उसकी बॉडी एकदम मस्कुलर और एप्स बन गई थी। सारा कहती है, वाओ मास्टर, आपकी बॉडी तो काफी मस्कुलर बन गई है। अब तो आप और भी हैंडसम और चार्मिंग लगने लगे हैं। सारा उसके बॉडी को टच करने लगती है। लकी कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? सारा कहती है, कुछ नहीं मास्टर, मैं तो बस चेक कर रही थी। इतना करने के बाद वह वहां से चली जाती है। लकी कहता है, मुझे सिस्टम का ये वाला गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। इतना कहने के बाद वो अपने कमरे में बेड पर लेट जाता है और अपने आप से ही कहता है कि तो अब से मुझे एक फिजिकल एजुकेशन के टीचर का काम करना होगा। चलो अब इसे भी करके देख लिया जाए। लकी अपने बेड पर लेटा ही था कि उसे मिस्टर अय्यर का कॉल आ जाता है तो लकी कॉल पिक कर लेता है। मैनेजर अय्यर उसे बताते हैं कि कार के कंपनी से बात हो गई है तो वो उसे आकर जल्द ही ठीक कर देंगे। लकी करता है, ठीक है। इतना कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। लकी बेड पर लेटकर अब राधिका को याद करने लगा। उसे आज की वो रोमांटिक किस याद आने लगती है और फिर वो मुस्कुराने लगता है। लकी को इतना तो यकीन हो गया था कि राधिका के दिल में उसके लिए भी फीलिंग्स तो है, नहीं तो वो भी उसे ऐसे पैशनेटली किस नहीं करती। वो यह सब सोच सोचकर मुस्कुराए जा रहा था। ये सब सोचते सोचते हुए पता नहीं कब उसे नींद आ गई। उसे आज काफी अच्छी नींद आई थी। सुबह वो उठता है, फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने लगता है तो तभी उसे राधिका का कॉल आता है। लकी कॉल पिक कर लेता है तो राधिका कहती, लकी, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूं, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए सूरत की फ्लाइट सुबह के 10 बजे की बुक कर दी है। वैसे तुम सूरत क्यों जा रहे हो? लकी कहता है, मेरे लिए इतना सब करने के लिए थैंक्स अलॉट। तुम नहीं आ पाओगी, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि तुम्हें कोई जरूरी काम आ गया होगा,
इसलिए तुम नहीं आ पाई। चलो कोई बात नहीं, मैं सूरत किसी चीज को देखने जा रहा हूं। अगर तुम भी साथ होती तो और भी मजा आता। तभी राधिका कहती है, जाओ तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी 8:30 रहे हैं। और हाँ, रोड पर सावधान रहना, किसी लड़की से तो बिल्कुल भी मत टकराना। लकी कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। लकी जल्दी से तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वो टिकट लेकर जा रहा था। वो सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि राधिका ने मेरे लिए फर्स्ट क्लास की टिकट बुक कर दी है। वो जाकर फ्लाइट में बैठ जाता है। फ्लाइट अभी आधे घंटे में टेक ऑफ करने वाली थी तो लकी अपने सीट पर बैठकर अपना फोन चलाने लगता है। कुछ देर फेसबुक स्क्रॉल करने के बाद वो एक गेम डाउनलोड कर लेता है और उसे खेलने लगता है। तभी वहां एक लड़के के साथ दो लड़कियां भी आती हैं। उनमें से एक लड़की जैसे ही लकी को देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है। वो लड़की दूसरी लड़की से कहती है, देखो उस लड़के को तो, देखो यार वो कितना हैंडसम यार। वो दूसरी लड़की भी लकी को देखने लगती है तो वो भी लकी को देखती ही रह जाती है। वो कहती है कि मैं इतनी बार फर्स्ट क्लास के टिकट से गई हूं, लेकिन मैं अभी तक किसी ऐसे हैंडसम यंग एज के लड़के को नहीं देखा। यहां तो सभी एजेड बुढ़े ही आते हैं। पहली बार इतना हैंडसम लड़के को यहां देख रही हूं। वो लड़का जो उन दोनों के साथ आया था, वो अपने ही बहनों को अपने सामने दूसरे लड़के की इतनी प्रशंसा सुनकर जेलस फील करने लगता है। वो बोल, क्या तुम ऐसे बात करना बंद करोगी? ये कितना शेमफुल है। और तुम दोनों सुनो, लाखों में एक लड़का होता है जो पैसों में अमीर और दिखने में भी हैंडसम हो, समझ गई। लकी उन सब की बातें सुन रहा था। लकी कहता है कि ब्रो, अगर तुम टफ बनने की कोशिश कर रहे हो तो खुद ही बनो, तुम मुझे उसमें मत घसीटो। लकी उसे बेसिकली ये समझना चाहता था कि जिस लाखों में एक लड़के की बात वो कर रहा है वो लकी ही है। इतना कहने के बाद लकी फिर अपने फोन में बिजी हो जाता है। वो तीनों भी अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। वो लड़का लकी के बगल में ही दूसरे रो में बैठा था। वो लकी से कहता है कि मैं कोई टफ आदमी बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तो बल्कि फैक्ट बता रहा था कि वास्तव में चेहरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा होता है। चलो क्यों ना हम कंपेयर ही कर लेते हैं। जब यहां एयर होस्टेस आएगी तो मैं पूछूंगा कि वो किससे अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर ऐड करने के लिए चूज करेगी। कुछ देर बाद वहां एक एयर होस्टेस कुछ लेकर आ रही थी तो वो लड़का उसे अपने पास बुला लेता है। वो एयर होस्टेस उसके पास आकर कहती है, हेलो सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं सर? वो लड़का कहता है, बात यह है कि मेरे और इस लड़के में एक शर्त लगी है। हम दोनों ही तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी चाहते हैं, लेकिन ये तुम्हें चूज करना है कि तुम किसे अपना इंस्टा आईडी देना चाहती हो। वो एयर होस्टेस अपने मन में सोचती है कि मैंने सुना था कि जब तुम फर्स्ट क्लास में अमीरों के बेटे से मिलोगी और उन्होंने तुम्हारा नंबर या आईडी या कुछ सोशल मीडिया अकाउंट मांगा तो समझ लेना कि तुम्हारा लक आ रहा है। वो एयर होस्टेस कहती है कि सर, इसके लिए मुझे माफ कीजिए, हम कुछ रूल्स और रेगुलेशन से बंधे हुए हैं। हम किसी भी पैसेंजर को अपनी इंस्टा पर ऐड नहीं कर सकते और ना ही उसे उन्हें दे सकते हैं। वो लड़का अपनी घड़ी कसते हुए बोला, ये मैटर नहीं करता। तुम्हारी एयरलाइंस के रूल के मुताबिक एक पैसेंजर के रिक्वेस्ट की आसानी से मना नहीं किया जा सकता। मैं सही हूं ना? वो एयर होस्टेस उस लड़के की घड़ी को देखने लगती है जो कि रोलेक्स की थी, करीब 5 से 6 लाख की तो थी। वो फिर लकी के हाथ की घड़ी को देखने लगती है। लकी अपना गेम खेलने में बिजी था। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि क्या ये पटेक फिलिप सन मून छठा मॉडल की घड़ी नहीं है? ये तो करीब 5 करोड़ की तो होगी ही। उसने ये घड़ी अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर देखा था, जहां ये काफी चर्चा में था कि किसी ने ये लिमिटेड एडिशन वाली घड़ी मंगाई है। खैर, उस कस्टमर का डिटेल प्राइवेसी के कारण नहीं दिया गया था, इसलिए वो अच्छे से इस घड़ी को पहचान रही थी। वो तभी मुस्कुराते हुए लकी से कहती है कि ऐसी बात है तो सर, क्या आप मुझे अपना इंस्टाग्राम आईडी दे सकते हैं? मैं आपको अभी ऐड कर लूंगी। लकी कहता है, ठीक है, ये लो। इतना कहकर वो अपनी इंस्टा आईडी उस एयर होस्टेस को दे देता है और ये सब वो लड़का देखता ही रह जाता है। तभी उसकी एक बहन उसके ऊपर हंसते हुए बोली, भाई, तुम्हारी फैक्ट तो फेल हो गई। ऐसा लग रहा है कि वो तो यहां काम ही नहीं कर रही है। इधर वो लड़का गुस्से से बुदबुदाए जा रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लकी उसे हंसते हुए कहता है कि भाई, क्या तुम अब हार मानते हो या नहीं? वो लड़का एयर होस्टेस से कहता है कि तुम यहां अभी नई आई हो ना? वो एयर होस्टेस भी कहती है कि हाँ, मैं आज ही यहां फर्स्ट क्लास में ट्रांसफर की गई हूं। वो लड़का कहता है, अच्छा तो तुम नहीं हो। मैं पक्का कह सकता हूं कि मैं ही जीतता अगर यहां कोई और ज्यादा अनुभव वाला होता। लकी कहता है, तुम अपने आप को मूर्ख क्यों बना रहे हो? हार तो हार ही होती है, उसमें अगर मगर की कोई बात ही नहीं होती।
तभी उस लड़के की बहन सीट से उठते हुए बोली, भाई वो देखो, एक ब्यूटीफुल यंग लड़की यहां आ रही है। वाओ, ये कितनी चार्मिंग है यार, काश मैं भी ऐसी होती। वो लड़का उस आती हुई लड़की को देखते ही रह जाता है। वो कहता है, अरे बाप रे, ये लड़की तो सच में एकदम आसमान से उतरी परी लग रही है। लकी भी उस लड़की को देखने लगता है। फिर उस लड़के से कहता है, क्या तुम अब ये चाहते हो कि मैं उससे उसकी इंस्टा आईडी मांगू? क्या तुम सच में यही करना चाहते हो? वो लड़का हंसते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, अगर मैं इस बार भी हार गया तो मैं मान लूंगा कि तुम ऑसम हो। लकी कहता है कि क्या सच में? तब तो तुम बस देखते जाओ। उसे लड़की ने सनग्लासेस लगा रखा था, जो उसकी पूरे चेहरे पर और भी खूबसूरत लग रहा था। वो लड़का तो उस लड़की का एकदम दीवाना सा हो गया था। वो लकी को देखते हुए सोचता है कि ये क्या सोचता है कि वो लड़की इसे भाव भी देगी तो इंस्टा आईडी तो छोड़ दो। इतना सोचते हुए वो मुस्कुराने लगता है और सोचता है कि क्यों ना मैं ही उस पर ट्राई करूं, मेरी बात बन सकती है। वो लड़की जरूर मेरा वेल्थ देखकर इंप्रेस हो जाएगी। तभी वो लड़की लकी के पास आकर लकी से कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम साइड हो सकते हो? वह विंडो वाली सीट मेरी है। वह लड़का अभी इसे इंप्रेस करने के बारे में सोच ही रहा था, तब तक वो लड़की भी उसके पास आ गई थी। तो ये मौका अच्छा था, इसलिए वो अपनी घड़ी अनजान बनकर दिखाने की कोशिश करते हुए बोला, हेलो मिस, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? दरअसल बात यह है कि मैं और ये भाई ने शर्त लगाए हैं कि हम आपका इंस्टा आईडी चाहते हैं, तो आप हम दोनों में से किसे देना चाहेंगी? वो लड़की जैसे उसे मुड़कर देखने वाली थी कि लकी ने उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे कि वो लड़की लकी के ऊपर आ जाती है और उन दोनों के चेहरे एक दूसरे की एकदम करीब आ जाते हैं। इतना कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे के ऊपर आ रही थीं। उन दोनों का ये पोज देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों अब भी किस कर लेंगे। उन दोनों को ऐसे पोज में देखकर तो उस लड़के की तो आंखें बाहर आ जाती हैं। वो अब भी उस लड़की से बात करके धीरे धीरे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। भला कोई कैसे किसी भी लड़की को ऐसे कमर से खींच सकता है? ये लड़का कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट तो नहीं कर रहा है, वो भी ऐसी लड़की से। अब ये जरूर पिटेगा। वो लड़का लकी के पिटने का इंतजार करने लगा। वैसे ये लड़की कोई और नहीं, लकी की प्यारी राधिका थी। तभी तो लकी ये सब हरकतें करने की हिम्मत भी कर पाया, नहीं तो भला उसकी किसी अनजान लड़की के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं होती। और अगर उसने ये हिम्मत करके कर भी दिया होता तो उसे अब तक लात गुस्से पड़ चुके होते और 1000 गालियां भी सुन चुका होता। राधिका धीरे से कहती है, लकी, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम यह सब ऐसे फ्लाइट में कैसे कर सकते हो? देखो तो अपने आसपास यहां कितने लोग हैं, लोग हमें देख भी रहे हैं। क्या तुम मुझे अब छोड़ोगे नहीं? लकी राधिका से धीरे से कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भले ही लोग हम दोनों को ऐसे ही देख रहे हों, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राधिका कहती है कि यह कितना शेमफुल है, ऐसे इस तरह से रहना। ये कहते हुए राधिका का चेहरा लाल पड़ गया था और उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो गई थी, क्योंकि वो लकी के चेहरे के काफी करीब थी। लकी कहता है, तुम क्या कह रही हो? ये शेमफुल कैसे हो सकता है? हम दोनों तो बस काफी करीब है। वो लड़का कब से लकी के पीटे जाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ऐसा उससे कुछ होते नजर ही नहीं आ रहा था। वो तो सब कुछ पलट गया था। वो लड़की उसे मारने की बजाय दोनों पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, और वो लड़की वो सुनकर शर्मा भी रही थी। ये सब अब उस लड़के से देखा नहीं गया। वो बोला, मैं हार मानता हूं, तुम सच में ऑसम हो, अब तो दोनों अलग हो जाओ। लकी राधिका को छोड़ देता है। वो लड़का राधिका से कहता है, मिस, आप ठीक तो है? इसने आपको जानबूझकर अपनी तरफ खींचा था, तो आप इसके साथ कुछ भी कर सकती हैं। तभी राधिका कहती है, नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं ही इसके ऊपर फिसलकर गिर गई थी। इन्होंने तो बल्कि मेरी गिरने से बचने में मदद की है। वह लड़का अब राधिका को हैरानी भरी नजर से देखने लगा, क्योंकि राधिका साफ साफ उससे झूठ बोल रही थी। वो गिरी नहीं थी, बल्कि लकी ने उसे खींचा था। तो ये तो उसने अपने सामने होते हुए देखा था। अगर ये सब उसने अपने सामने होते हुए नहीं देखा होता तो राधिका की बात पर भरोसा कर लेता, लेकिन उसने ये सब अपने आंखों से होते हुए देखा था। कैसे वो राधिका की बात मान ले? लेकिन वो अब कुछ कर भी तो नहीं सकता था। जब राधिका ही इनकार कर रही थी कि लकी ने उसे खींचा था, तो वह कौन होता है उसे फोर्स करने वाला? और अगर वह यह सब कहता भी है तो उसका कौन ही भरोसा करेगा? यह सब सोचकर वह अपने सीट पर ही बैठा रह जाता है। यहां राधिका भी जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। लकी उसकी सीट बेल्ट लगाने में मदद करने लगता है। वो राधिका से पूछता है
कि तुमने तो कहा था कि तुम काफी बिजी हो, तो इसलिए मेरे साथ नहीं आओगी। तो तुम कैसे चली आई? राधिका कहती है कि मैंने तुमसे वो सब झूठ कहा था, मैं तो तुम्हें सरप्राइज दे रही हूं। मैंने तुम्हारे साथ आने का और सब घूमने और एंजॉय करने के लिए कंपनी देने के लिए। लकी कहता है कि ओ अच्छा, सच में वैसे मुझे ये सरप्राइज काफी पसंद आया। फिर वो कहता है, वैसे राधिका तुम्हारा परफ्यूम तो काफी कमाल का है। राधिका को ये सुनकर शर्म आने लगती है, क्योंकि उसे अभी के कुछ समय पहले की इंसिडेंट याद आ गई थी। इधर वो लड़का उन दोनों को ऐसे देख जलन से गुस्से में कहता है, आखिर एक ब्यूटी भला उसके जैसे कचरे के बगल में कैसे बैठ सकती है? उसे तो मेरे बगल में बैठना चाहिए था। उसकी बहन कहती है, भाई मैं उस लड़के की इंस्टा आईडी लेने जा रही हूं। वो लड़का अपनी बहन पर चिल्लाते हुए बोला, तुम आखिर उस जैसे कचरे की इंस्टा आईडी कैसे ले सकती हो? उसने काफी तेज आवाज में ये बात कही थी, तो लकी भी सुन लेता है। वो तो उसे गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, आखिर कौन है जो मुझे कचरा कह रहा है? वह लड़का कहता है, तुम जिसे जानते भी नहीं उसके कमर पर हाथ रख सकते हो और अपने आप को बहुत अच्छा मान रहे हो। अब लकी भी ताव में आ जाता है। वो राधिका के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हम दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था और जल्द ही हम दोनों शादी करने वाले हैं। आखिर तुम्हें हमारी खुशी से जलन क्यों हो रही है? ये सुनकर तो वो लड़का जैसे सदमे में चला जाता है, क्योंकि वो अभी तक यही नहीं पचा पा रहा था कि वो लड़की लकी के बगल में बैठी है और अब दोनों शादी करने वाले हैं। उस लड़के के सारे अरमानों पर तो पानी फिर गया। तभी राधिका लकी का हाथ हटाते हुए बोली, अब जाने भी दो इसे। तुम जब से फ्लाइट में आए हो तब से तुम मेरा कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे हो। लकी कहता है कि मैं कहां तुम्हारा फायदा उठा रहा हूं, जब से तुम आई हो तब से मैं कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गया हूं। पहले तो मेरा यहां पर सांस फूल रहा था, लेकिन जब से तुम आई हो तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू ने तो मुझे एक ताजी मनमोहन हवा बिखेर कर मन फ्रेश कर दिया है। लकी की बातें सुनकर राधिका काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। कुछ देर बाद फ्लाइट सूरत में लैंड करती है। दोनों जल्द ही अपना सामान लेकर बाहर आ जाते हैं। राधिका लकी का बैग देखकर कहती है कि इतना बड़ा बैग क्यों? लकी कहता है, इसमें सभी गिफ्ट्स हैं। राधिका कहती है, गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? ये सब तुम किससे देने यहां आए हो? लकी कहता है कि रुको जरा, तुम्हें कुछ देर में सब पता चल जाएगा। दोनों टैक्सी लेकर कहीं निकल जाते हैं, जो कि उस जगह के बारे में ड्राइवर और लकी को ही पता था। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी ने उस ड्राइवर से क्या बात की और वो सब कहां जाने वाले हैं। फिर भी वो लकी के साथ चल पड़ती है। दोनों जल्दी एक बड़े से बाउंड्री वॉल के पास आ जाते हैं। लकी राधिका को लेकर वहीं उतर जाता है। लकी कहता है कि यहां से है, अब हम पैदल ही जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों वहां से पैदल आगे जाने लगते हैं। राधिका देखती है कि वो जगह काफी बड़ी थी। उसके चारों ओर बाउंड्री वॉल लगाया गया था। राधिका उसे देखते हुए बोली, हालांकि यहां जमीन उतनी महंगी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जमीन करोड़ों में तो होगी। इसका मालिक कितना अमीर होगा? लकी कहता है, हां तुम सही कह रही हो। वो मन में सोचने लगता है कि नीरजा मां कितनी बुद्धू है। वो चाहती तो एक रिच लग्जरी लाइफ बिता सकती थी, लेकिन फिर भी वो यहां है। उनके शरीर पर 1000 रू से ऊपर की साड़ी भी नहीं होगी। कितनी पागल औरत है, अपने साथ अपने हस्बैंड को भी यहीं पर घसीटी है। लेकिन फिर भी वो मेरी मां के समान है। मैं उनकी जितनी रिस्पेक्ट करूं उतनी कम है। दोनों चलते चलते उस बाउंड्री एरिया के गेट के सामने आ गए थे। राधिका जैसे ही वहां ऊपर लगी बोर्ड को पढ़ती है तो समझ गई थी कि आखिर क्या मामला है। उस बोर्ड पर लिखा था, नीरजा ऑर्फनेज। ये वही अनाथालय था जिसमें लकी पहले रहता था। यहीं से उसे सुमन नाम की औरत ने गोद ले लिया था, जो उसे लेकर यहां से ग्रेटर नोएडा चली गई थी। ये सब राधिका को लकी ने ही बताया था। अब उसे समझ आ रहा था कि लकी ने बैग भरकर गिफ्ट क्यों लिए हैं। राधिका लकी को देखकर मुस्कुराने लगती है। फिर वो लकी को पिंच करते हुए बोली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हम यहां आने वाले हैं? नहीं तो मैं भी और कुछ गिफ्ट सामान पैक कर ली होती। लकी कहते हैं, आह छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं तो लाया हूं ना, तुम उसे ही दे देना। दोनों उस बड़े से गेट को धक्का देकर अंदर जाते हैं तो वहां की फील्ड में काफी सारे बच्चे खेल रहे थे। दोनों वहां बनी पगडंडी पर चलते हुए आगे जाने लगते हैं। तभी एक बच्चा लकी को देखते ही बोल पड़ता है, अरे लकी भैया। लकी का नाम सुनते ही वो सभी अपना खेलना छोड़कर उन दोनों के पास आ गए। लकी पहले भी ऐसे ही खाने की चीज हर 2-3 महीने पर जरूर लाया करता था। पहले तो हर महीने ही यहां आ जाया करता था, लेकिन फिर 2-3 महीने बाद आने लगा।
वो सभी इसलिए ही लकी को अच्छी तरह से पहचानते थे और जब भी लकी आता उन सब के लिए वो अपनी सैलरी से पैसे बचाकर जरूर कुछ खाने की चीज भी लाता, तो भला बच्चे उसे कैसे भूल सकते थे। राधिका उन सब से कहती है कि इसमें बहुत सारे डिलीशियस खाने की चीज हैं, मैं अभी तुम सबको निकाल कर देती हूं। वो सभी बच्चे एक साथ राधिका को थैंक यू दीदी कहते हैं। राधिका देखती है कि ये सभी बच्चे वेल मैनर्ड है और सभी ठीक ठाक थे, यानी कि अनाथालय को चलाने वाले लोग इन सभी का अच्छे से ख्याल रखते हैं और इन्हें अच्छे से बोलना रहना भी सिखाते हैं। फिर वो बैग खोलकर वो सभी सामान एक एक करके उन सभी बच्चों में बांटने लगी। तभी वहां एक अधेड़ उम्र की औरत आती है जो करीब 55 से 60 साल की होगी। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, जो कि उम्र के कारण स्वाभाविक थी। उन्होंने अपनी अप्रेन पहना हुआ था क्योंकि वो अभी किचन में काम कर रही थी, जो कि बच्चों का इतना शोर सुनकर बाहर देखने चली आई थी। वो लकी को देखते ही बोली, अरे लकी बेटा, तुम कब आए? तुम अगर यहां आने वाले थे तो पहले ही बता देते, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बना देती जो तुम्हें बचपन से पसंद है। लकी उनका पैर छूते हुए बोला, वो तो मैं आपको सरप्राइज करने वाला था, इसलिए ही बिना बताए शांति से आपके पास आ गया। ये औरत और कोई नहीं नीरजा देवी थी, जो कि इस अनाथालय की ऑनर और पालनहार भी थी। वो लकी को तुरंत उठाकर अपने गले से लगा लेती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो लकी का माथा चूमते हुए बोली, अरे मेरे बेटा, कितना दुबला हो गया है रे तू। वो तेरी सुमन आंटी तेरा ध्यान नहीं रखती क्या? नीरजा लकी को काफी ज्यादा मानती थी। जब सुमन उसे गोद लेने आई थी तो नीरजा उसे लकी को नहीं देना चाहती थी। वो लकी को खुद पालना चाहती थी, लेकिन उसने लकी को यह सोचकर सुमन को दे दिया कि इसके बाद लकी की आगे की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। 25 साल पहले नीरजा की एक एक्सीडेंट में उसके अजन्मे बच्चे की मौत उसके पेट में ही हो गई थी और उस सीरियस कंडीशन में उसका ऑपरेशन करना पड़ा था, जिसके कारण वो फिर मां नहीं बन सकी। इन सब की वजह से वो बहुत टूट गई थी। उनके पति योगेंद्र प्रसाद उसे बहुत प्यार करते थे। उनसे नीरजा की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। तब उन्होंने एक अनाथालय खोलने का निर्णय लिया और अपनी सारी संपत्ति बेचकर यहां अपनी बड़ी सी विले को ही अनाथालय बना दिया। वह एक हीरे की कारोबारी थे। उन्हें कुछ दिन बाद ही सुबह एकदम भोर में ही अनाथालय के सामने लगभग 2 से 3 महीने का बच्चा मिला, जो कि एकदम स्वस्थ था। सिर्फ उसके हाथ पर टांके लगे थे। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि उसका कोई छोटा सा सर्जरी की गई हो। उन दोनों ने उसे उठा लिया और डॉक्टर को दिखाया तो सिर्फ नॉर्मल सर्जरी थी। ये बच्चा उस अनाथालय का पहला बच्चा था। उसके आने से धीरे धीरे नीरजा अपने सदमे से एकदम बाहर आ गई। अब वो हंस रही थी, जिसे देखने के लिए योगेंद्र को 3 महीने लग गए थे। नीरजा ने उसका नाम लकी रख दिया। हाँ, यही लकी था। इसलिए ही तो नीरजा लकी से कुछ ज्यादा ही अटैच थी। उसके बाद से वहां कई और बच्चे भी आए, जिससे नीरजा बस उन्हें सबके देखभाल में बिजी हो गई। कुछ दिनों बाद यहां अनाथालय में कोई व्यक्ति रात में बच्चों के खेलने का सामान और उनकी देखभाल की चीज छोड़कर जाने लगा। जब नीरजा ने लकी को उठाया था, लकी काफी सुंदर था। ऐसा लगता था कि उसके माता पिता भी काफी सुंदर रहे होंगे और उसके हाथ में एक सोने का कंगन था, यानी उसका परिवार काफी अमीर रहा होगा। लकी का वो कंगन कोई ऐसा वैसा कंगन नहीं था, क्योंकि योगेंद्र एक हीरे का व्यापारी था, तो वो अच्छे से उस कंगन को समझ सकता था। वो काफी पुरानी खानदानी रही होगी। जैसे जैसे लकी बड़ा होने लगा, उसकी बुद्धिमत्ता भी दिखाई देने लगी। उसका दिमाग अनाथालय के और बच्चों से काफी तेज था। वह चीजों को जल्दी समझ लेता था, क्योंकि शायद वो अपने माँ बाप पर गया होगा। नीरजा ने लकी के माता पिता का काफी इंतजार किया, ये सोचकर कि कभी तो अपने बच्चों को पूछते हुए आएंगे, लेकिन 9 साल बीत जाने पर भी कोई नहीं आया। फिर एक दिन एक औरत एक बच्चा गोद लेने आई। उसने किसी के लिए नहीं, बस लकी को ही गोद लेने को तैयार थी। उसका ये रवैया देखकर नीरजा को एक बार के लिए लगा था कि कहीं वही तो उसकी मां तो नहीं, लेकिन फिर उसे समझ आ गया कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। नीरजा ने सुमन को लकी को देने से पहले शर्त रखा था कि वो लकी को अच्छे से पढ़ाई कराएगी, उसे काबिल बनाएगी। सुमन ने उसकी सारी शर्तें मानकर लकी को लेकर वहां से लेकर चली गई। उस रात नीरजा बस रोती रही। उसने ना कुछ खाया और ना ही वो सोई। करीब 3 साल बाद सुमन लकी को लेकर फिर वहां आती है और उसे नीरजा से मिलवाती है। नीरजा लकी को देखकर काफी खुश थी। उसे दिन नीरजा ने सारी डिश लकी के पसंद की बनाई थी।
सुमन भी नीरजा का प्यार लकी के लिए देख रही थी। तब से सुमन जरूर लकी को 6 महीने पर नीरजा से मिलाने लाती और यही क्रम चलता रहा। जब लकी नौकरी करने लगा तो वो खुद आने लगा। अब लकी कहता है, अरे नहीं नीरजा मां, सुमन आंटी तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। नीरजा कहती है, अच्छा इस बार तू लेट कैसे हो गया? लकी कहता है, अरे मैं इन दिनों कुछ ज्यादा ही बिजी चल रहा था, इसलिए नहीं आ पा रहा था। तभी एक कड़क आवाज आती है, सब बातें बस नीरजा से ही होगी कि कोई हमें भी पूछेगा भाई? लकी तभी उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला जिसने अभी ये सब कहा था, अरे अंकल। इतना कहकर वो उसके पास चला जाता है। योगेंद्र लकी को गले से लगा लेता है, फिर उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। तभी नीरजा अपने मुंह पर हाथ रखते हुई राधिका की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है लकी, तुमने तो मुझे सच में सरप्राइज कर दिया। तुमने अपनी एक गर्लफ्रेंड बना ली और मुझसे उसे मिलाने के लिए यहां पर भी लेकर आ गए। लकी नीरजा को मना करने वाला था कि वो अभी उसकी गर्लफ्रेंड बनी नहीं है, लेकिन हाफ गर्लफ्रेंड तो है। लेकिन तभी राधिका आगे जाकर लकी को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही उन दोनों से नमस्ते करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। नीरजा राधिका का हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा तुम सुंदर होने के साथ साथ बहुत अच्छी भी हो। तुम मुझे लकी के लिए एकदम परफेक्ट लगी और हम सब फैमिली हैं, तो अगली बार से यहां कुछ मत लाना। नीरजा ने देखा था कि लकी की गर्लफ्रेंड वाली बात पर भी राधिका ने उसे मना नहीं किया, इसलिए वो समझ गई थी, तभी उसने ये सब कहा था। इधर नीरजा और योगेंद्र को पता नहीं था कि लकी की एक गर्लफ्रेंड पहले ही रह चुकी है। लकी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पूजा को कई बार यहां लाने की कोशिश की, वो नीरजा से उसे मिला सके, लेकिन पूजा हमेशा कोई न कोई बहाना करके उसके साथ नहीं आती थी। लकी ने भी नीरजा को पूजा के बारे में इसलिए नहीं बताया था कि वो उससे मिलने को कहेंगी तो वो उसे पूजा से कैसे मिलाएगा। इसी वजह से नीरजा और योगेंद्र को पूजा के बारे में पता ही नहीं था। लकी ने भी आगे कुछ करना ठीक नहीं समझा, इसलिए वह चुपचाप खड़ा रहा और नीरजा और राधिका को ऐसे ही बात करने दिया। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद नीरजा योगेंद्र से बोली, सब सामान बच्चों में तुम जाकर अच्छे से बांट देना, ज्यादा मत बांटना, कुछ बाद के लिए भी बचा कर रख लेना, नहीं तो सब आज ही खा जाएंगे। तब तक मैं इन सबको अंदर ले जा रही हूं। योगेंद्र वहां से जाते हुए बोल, डार्लिंग मैं तुम्हें याद दिला दूं कि आज करिश्मा भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहां वापस आ रही है। नीरजा तभी जोर से खुशी से बोली, अरे सच में, मैं तो भूल ही गई थी कि आज वह भी आने वाली है। क्या संयोग है, आज तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही है। राधिका लकी से पूछती है कि ये करिश्मा कौन है। लकी बताता है कि उसका पूरा नाम करिश्मा सोन है, वह भी अनाथालय में ही थी। मुझे जब अडॉप्ट किया गया था तो मैं नोएडा सुमन आंटी के साथ चला गया था, लेकिन उसे यही कि किसी व्यक्ति ने अडॉप्ट किया था तो वो यहीं पढ़ाई कर रही थी। चलो हम भी उससे एक बार मिल आते हैं। इधर बाहर से ऑर्फनेज में एक कार आती है, इसमें से 2 लोग निकलते हैं, एक लड़का और एक लड़की। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जिसकी अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी, करिश्मा सोन। वो भी अपने साथ कुछ खाने का सामान लेकर आई थी। वो फिर उसे सभी बच्चों को देने लगती है। तभी कुछ बच्चे उस कार को देखने लगते हैं जिससे कि वो दोनों अभी आए थे। वो बच्चे उसे छूने भी लगते हैं। तो वो लड़का जो करिश्मा के साथ आया था, वो गुस्से से उन्हें डांटते हुए बोला, तुम लोग इसे छूना भी मत, ये मेरी ऑडी है, अगर ये गंदा हो गया तो मुझे फिर से इसे पेंट करवाना होगा। उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर वो बच्चे डरने लगते हैं। तभी वहां लकी और राधिका भी आ जाते हैं। करिश्मा उसे देखते ही बोल पड़ी, बड़े भैया आप भी आए हैं, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? क्या आप मुझे इनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे? ये सब वो राधिका को देखते हुए कह रही थी। राधिका लकी के कुछ बोलने से पहले ही मुस्कुराते हुए बोल पड़ती है, हेलो लकी, मुझे अक्सर तुम्हारे बारे में बताता रहता है और आखिर में हम सब आज मिल ही गए। वैसे मेरा नाम राधिका सिंह है। करिश्मा राधिका का हाथ पकड़ते हुए बोली, आप सच में बहुत खूबसूरत है। वैसे बड़े भैया ने आपको कैसे मना लिया अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए? वो लड़का जो करिश्मा के साथ आया था राधिका को कृपी नजर से देखते हुए बोला, हेलो मिस राधिका, मैं करिश्मा का बॉयफ्रेंड सौरभ हूं। ये कहते हुए वो हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है। तभी लकी राधिका के आगे आकर सौरभ का हाथ दूर करते हुए बोला, अरे हम कोई बाहरी थोड़ी है, हमें इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं। राधिका को लकी का उसके लिए आगे आना काफी अच्छा लग रहा था। राधिका को ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि वो कोई प्रिंसेस है
और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसका नाइट आगे आ रहा हो। वो लकी को जेलस देखकर मन ही मन मुस्कुरा भी रही थी। सौरभ लकी की इस हरकत से गुस्सा हो जाता है। उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो मन में सोचता है कि इस जैसे अनाथ कचरे को ऐसी सुपर लड़की कैसे मिल सकती है, ये तो उसे डिजर्व भी नहीं करता। सौरभ अपने भौहें सिकोड़ते हुए लकी से बोल, तो तुम ही लकी हो? मैंने यहां तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। वैसे तुम इस समय क्या काम करते हो? लकी भी उसी टोन में जवाब देता है जिसमें कि सौरभ ने की थी। वो कहता है कि क्या वाकई तुमने मेरे बारे में सुना है? मुझे नहीं पता था कि लोगों में मेरी इतनी चर्चा यहां होती है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अभी टैक्सी ड्राइवर का काम करता हूं। सौरभ अजीब से मुंह बनाते हुए बोला, ओह टैक्सी ड्राइवर? पहले तो सौरभ लकी को कुछ समझ भी रहा था, पर अब तो वो लकी कुछ समझ ही नहीं रहा था। फिर वो करिश्मा को एक कृपी नजर से देखने लगा, मानो वो कह रहा था कि तुम तो हमेशा लकी भैया का रट लगाए रहती हो, हमेशा उसकी तारीफ करती रहती हो, पर वो तो एक छोटा सा ड्राइवर निकला। करिश्मा भी सौरभ की ओर देखने के बाद उसे इग्नोर करके लकी को देखने लगती है। सौरभ को यह देखकर और भी बुरा लगता है कि करिश्मा उसे इग्नोर कर रही है। अब तो वो लकी को बस नीचा दिखाना चाहता था। वो बोला, वैसे मैं यहां ऑर्फनेज में 1 लाख रुपए डोनेट करने जा रहा हूं। तभी वहां नीरजा आकर कहती है, यहां पैसों की कोई जरूरत नहीं है। हम सब पहले ही इतना खुश हैं कि तुम सबने यहां कुछ चीज खरीद कर ले आए। हम सब परिवार की तरह है, तो इन सब की कोई जरूरत यहां बिल्कुल भी नहीं है। लकी तभी नीरजा के कंधे पर हाथ रखते मुस्कुराते हुए बोला, अरे नीरजा मां, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। भले ही ये छोटा सा अमाउंट हो, पर कुछ तो है ही, इससे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। नीरजा अब सोचने लगती है। लकी जानता था कि अनाथालय को डोनेशन की काफी जरूरत है। उसने सुना था कि और ऑर्फनेज की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही है। पहले ही योगेंद्र ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर इस ऑर्फनेज में झोंक दिया है। अब तो वह भी खत्म हो गया है, तो जहां से भी डोनेशन आ जाए तो उसे ले लेना चाहिए। सौरभ क्रीपी स्माइल के साथ लकी से कहता है कि लकी, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि नोएडा में तुमने काफी पैसे कमाए हैं, क्यों ना तुम भी कुछ डोनेट कर दो। लकी कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। इतना कहकर वो अपना फोन निकाल लेता है और कहता है, चलो आज मैं 10 मिलियन रुपए यानी कि 1 करोड़ रुपए डोनेट करता हूं। ये सुनकर तो सौरभ का मुंह में खुला का खुला ही रह जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम 1 करोड़ का डोनेशन कर रहे हो? सौरभ जल्द ही अपने सदमे से बाहर आ जाता है। वह फिर हंसते हुए बोला, क्या तुम मुझे चिढ़ाने के लिए यह सब कह रहे हो? लेकिन यह सब मुझ पर काम नहीं करेगा, और तुम दिन में सपने देखना बंद करो। क्या ही मजाक चल रहा है यहां पर? भला एक टैक्सी ड्राइवर 1 करोड़ डोनेट करेगा? ये कहते हुए वह हंसने लगता है। बात को बढ़ते देख नीरजा बीच में बोल पड़ती है, अरे सब ठीक है, इन सब बातों को छोड़ो। तुम सब यहां काफी ट्रैवल करके आए हो, चलो पहले हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो। नीरजा लकी को पकड़कर ले जाने लगती है कि तभी सौरभ हंसते हुए बोल पड़ता है, अगर तुम जैसा टैक्सी ड्राइवर का काम करने वाला आदमी इतना जितना तुमने कहा उतना डोनेट कर पाए, तो मैं तुम्हारी डोनेशन के 10 गुना का डोनेशन करूंगा। लकी कहता है, अच्छा क्या सच में? तुम अपने कहे बातों से तो पीछे नहीं हटोगे? सौरभ कहता है, नहीं हटूंगा, पहले तुम करो तो सही जितना तुमने कहा है। लकी अपने फोन से बैंक के ऐप से इतना पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता था, तो वो सीधे बैंक में कॉल कर देता है और उन्हें कह देता है कि मैंने एक खाता नंबर भेजा है, इस पर 10 मिलियन रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। उस तरफ से आवाज आती है, ठीक है सर, आप 2 मिनट इंतजार कीजिए, आपका काम अभी हो जाएगा, और किसी भी बैंक के मामले में आपको कोई भी जरूरत हो तो कॉल कर सकते हैं, धन्यवाद। इतना कहते ही फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी नीरजा का फोन डिंग करता है। नीरजा अपना मैसेज चेक करती है तो उसे एक बड़ा झटका लगता है वह मैसेज देखकर। वो हकलाते हुए बोली, दे लकी, तुमने तो सच में मुझे 1 करोड़ रुपए भेज दिए। सौरभ भी यह सुनते ही झटका खा जाता है। वो तुरंत ही नीरजा का फोन लेकर कहता है, ये हो ही नहीं सकता। एक आदमी जो टैक्सी ड्राइवर का काम करता है, वो कैसे इतना पैसा डोनेट कर सकता है? इतना कहने के बाद वो मैसेज चेक करता है तो सच में वह बैंक से मैसेज था, 1 करोड़ रुपए खाता नंबर पर क्रेडिट होने का। ये देखते ही सौरभ की आंखें बाहर और मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसने तो इतनी बड़ी बड़ी डींगे इसलिए हां थी कि एक टैक्सी ड्राइवर कितना डोनेट कर सकता है। उसे तो 50,000 भी डोनेट करने में हालत गंभीर हो जाएगी, इसलिए उसने उसे उसके डोनेशन का 10 गुना डोनेट करने की शर्त लगाई थी।
लेकिन उसे क्या पता था कि वो इतना बड़ा अमाउंट डोनेट कर देगा। लकी फिर बड़ी शांति से सौरभ से बोला, मैंने अपना कहा कर दिया है मिस्टर सौरभ। तो आप 100 मिलियन यानी 10 करोड़ रुपए डोनेट करने वाले हैं। कब डोनेशन के पैसे यहां आएंगे? राधिका ये सब तमाशा वहीं खड़े होकर देख रही थी। वो सोचती है कि ये इसे किसने कहा था कि लकी से पंगा लेने को। उसे तो वेल्थ के मामले में मैं भी नहीं पंगा ले सकती, तो ये किस खेत की मूली है। वह लकी की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगती है। वो मन ही मन कहती है कि सच में लकी को किसी का मुंह कैसे बंद करना है उसे अच्छे से आता है। इधर ये अमाउंट सुनकर तो करिश्मा जम सी गई थी। उसे नहीं पता था कि लकी कब इतना पैसे वाला बन गया है। वो तो एक तक हैरानी से बस लकी को देखी जा रही थी। फिर वो राधिका को देखती है, जिसके चेहरे पर हैरानी नहीं बल्कि मुस्कान थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो लकी को ऐसा करते हमेशा ऐसे ही देखती हो। राधिका को तो कई बार लकी के कारण झटका लगा था, तो उसे अब इन सब की आदत हो गई थी। सौरभ सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो मेरे गालों पर सीधा थप्पड़ पड़ गया है। लकी उसे घूरते हुए कहता है, क्या तुम अमीर और उदार नहीं हो? तो तुम क्यों ऐसे चुप हो? कुछ कहो भी। सौरभ वहां से मुड़कर जाते हुए बोला, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है जो कि मुझे हर हाल में करनी है, तो मैं यहां से चलता हूं। इतना कहकर वो तुरंत कार में बैठकर कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया और उसके पीछे करिश्मा सौरभ सौरभ कहती रह गई। लकी करिश्मा के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, उसे जाने दो, वो अच्छा लड़का नहीं है। अगर तुम उसके पीछे जाओगी तो आगे तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। करिश्मा का सिर शर्म से झुक गया था। वो धीरे से सॉरी बोलते हुए कहती है, बड़े भैया, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा लड़का निकलेगा। करिश्मा सौरभ को लेकर काफी शर्मिंदा थी, जो कि उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। लकी उसे कहता है कि तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, बस अगली बार से ध्यान रखना। करिश्मा सोच रही थी कि क्या सौरभ उसे छोड़कर चला गया। अच्छा ही हुआ कि वह उससे दूर हो गई, नहीं तो आगे उसके साथ क्या बर्ताव होता उसे पता भी नहीं था। फिर वह लकी की तरफ देखने लगती है और मन ही मन सोचती है कि बड़े भैया कितने हैंडसम हैं और अच्छे हैं। मैं तो उन्हें बचपन से जानती हूँ, वो सभी की कितना केयर करते हैं। अगर मैंने बचपन में इनको राखी नहीं बांधी होती तो अपना बॉयफ्रेंड तो इन्हें ही बनाती और इन्हीं से शादी भी करती है, और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। लेकिन उन्होंने कभी मुझे इस नजर से देखा ही नहीं, मुझे सिर्फ अपनी छोटी बहन ही मानते हैं। करिश्मा अपने ख्यालों से बाहर आकर धीरे से कहती है, ये मैं क्या अनाब शनाब सोच रही हूं। लकी मेरे भैया है और वो मेरे बड़े भैया ही रहेंगे। मुझे उनके बारे में ये सब नहीं सोचना चाहिए। एक बार के लिए ये मुझे क्या हो गया था जो मैं ये सब सोचने लगी। वैसे ये भी गलत नहीं है कि बड़े भैया अब और भी मैच्योर और हैंडसम लग रहे हैं, उनकी बॉडी और भी चार्मिंग लग रही है। एक बार के लिए तो किसी भी लड़की का इन पर दिल ही आ जाएगा। इधर लकी अनजान था कि उसकी मुंह बोली बहन करिश्मा उसके बारे में क्या क्या ऊंट पटांग सोच रही है। अगर वो ये सब जान रहा होता तो वो करिश्मा को अपनी शक्ल भी न दिखाता, क्योंकि वो उसे हमेशा से एक छोटी बहन ही मानता है। तभी नीरजा लकी के पास आकर कहती है, लकी, मुझे सच सच बताओ, इन पैसों के बारे में तुम कहां से इतना पैसा पाए हो? लकी कहता है, अरे नीरजा मां, शांत हो जाइए, अपना बीपी मत बढ़ाइए। मैंने कोई चोरी या डकैती करके ये पैसे थोड़ी ना कमाए हैं। मैंने कुछ छोटा बिजनेस किया है। इन सब को कमाने में आप ज्यादा मत सोचिए। आप इसे शांति से रख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ की हालात काफी अच्छे से जानता हूं। तभी राधिका भी नीरजा के कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ आंटी, आप इन पैसों को रख लीजिए। लकी को आप हल्के में मत लीजिए, उसने कई करोड़ का प्रोजेक्ट दिल्ली में किया है। ये सब कहते हुए राधिका मन ही मन सोच रही थी कि देखो कैसे लकी झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि कुछ छोटा बिजनेस करके ये सब कमाया है। नीरजा घबराते हुए लकी से कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ये सब कैसे कमाया है, क्योंकि मैं अच्छे से तुम्हें जानती हूं, तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन ये 1 करोड़ रू है, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है बेटा, और तुमने सब हमें दे दिया। अब तुम आगे क्या करोगे? तुम्हें आगे की बिजनेस करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी। तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर बताओ, मैं ये सारा पैसा तुम्हें वापस कर देती हूं। नीरजा लकी के ऑर्फनेज में पैसे देने से तो बहुत खुश थी, पर वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसका ये प्यारा बेटा अपना सारा पैसा ऐसे ही डोनेट कर दे और अपने लिए कुछ ना बचाए। अरे उसके भी तो कुछ शौक होंगे, कुछ सपने होंगे, तो उसे भी तो उन्हें पूरा करना होगा।
अगर वो ऐसे ही सारा पैसा डोनेट कर देगा तो वो कैसे रहेगा? और भला कौन सी मां अपने बेटे के सपनों का गला घों उससे डोनेशन करवाती होगी? भले ही वो लकी को जन्म न दी हो, लेकिन पाला तो है, और उसका तो लकी से कुछ अलग ही बॉन्ड है। इसलिए ही उसे लकी की काफी चिंता हो रही थी। उसने न जाने कितनी दिन रात मेहनत करके ये पैसे इकट्ठा किए होंगे। लकी नीरजा का हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे नीरजा मां, आप इन पैसों को रख सकती हैं। आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, अभी मेरे पास बहुत पैसे हैं। लकी तो चाहता था कि वो यहां अपनी कमाई का 10% ऐसे ही डोनेट कर दे, लेकिन इससे वो बाहर मीडिया में चर्चा में आ जाता और लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ तो बड़े लोग उसका इन्वेस्टिगेशन कराने लगते। लकी फालतू का अटेंशन नहीं पाना चाहता था। वो तो बस अपने आप को जहां तक हो सके लो प्रोफाइल रखना चाहता था। फिर उसने सोचा कि 100 करोड़ ही डोनेट कर दे, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि नीरजा ये कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। वो तो जब 1 करोड़ भी ले नहीं रही थी तो और पैसों को तो बात ही छोड़ दो। लकी ने तो वो पैसे लेने के लिए नीरजा को अभी कितना समझाया था। फिर लकी सभी को अंदर ले जाते हुए बोला, अब तो मैं इतना काबिल हूं कि इतना पैसा जल्द ही बना सकता हूं। चलिए हम सब कुछ खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। वैसे भी मैं सुबह कम ही खाकर निकला था। नीरजा कहती है, हाँ हाँ चलो, मैंने सबके लिए पोहे बनाए हैं। लकी को तो नीरजा के हाथों के बने पोहे का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो कहता है कि हाँ हाँ, जल्दी अंदर चलो। सभी लोग टेबल पर बैठकर गर्मा गर्म पोहे एंजॉय करने लगते हैं। लकी तो उसे अपने मुंह में भरे जा रहा था। नीरजा उसे पानी आगे कर देती है। तभी लकी को खांसी आने लगती है। वो फिर नीरजा ने जो पानी दिया था उसे पीने लगता है। नीरजा कहती है, लकी बेटा आराम से खाओ, कोई तुमसे ये लेगा थोड़ी जो तुम इसे ठूंसे जा रहे हो। राधिका नीरजा के पानी आगे करने और लकी को खांसी आने के टाइम को देखकर काफी हैरान थी। उसे हैरानी में देख नीरजा समझ गई कि राधिका क्या पूछना चाहती है। वो कहती है, ये तो लकी की बचपन की आदत है कि जब भी मैं पोहे बनाती हूं और ये पोहे खाता तो जरूर गले में अटका लेता है, इसीलिए मैं पानी पहले ही उसके आगे कर देती हूं। इसकी अभी तक ये आदत सुधरी नहीं है। एक माँ ऐसी ही तो होती है जो अपने बच्चों के रग रग से वाकिफ होती है कि कब उसे क्या जरूरत होगी, उसे सब पहले से ही पता रहता है। राधिका के प्लेट में थोड़ा सा पोहा देखकर नीरजा कहती है, ये क्या बेटा, तुमने बस थोड़ा सा ही लिया है। इतना कहकर नीरजा उसे और भी पोहा देने लगती है तो राधिका उसे मना करने लगती है। राधिका कहती है कि नहीं नहीं आंटी, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, मैं अभी डाइट पर हूं। नीरजा राधिका को देखते हुए बोली, अरे बेटा, तुम्हें डाइट की क्या जरूरत है? अभी तुम काफी यंग हो और काम भी करती हो। तुम्हें तो काम करने के लिए एनर्जी की काफी जरूरत पड़ती होगी। राधिका लकी की तरफ देखते हुए बोली, दरअसल आंटी, कुछ लोगों को तो मैं मोटी लगती हूं। ये सुनते ही लकी खाना रोककर राधिका को देखने लगता है। वैसे राधिका लकी को ताना मार रही थी क्योंकि लकी ने उसे मजाक में मोटी शेरनी कहा था। वैसे लड़कियों को छोटी छोटी बातें हमेशा याद रहती हैं कि तुमने मुझे ये कहा था, वो कहा था, वगैरह वगैरह। लकी मन में सोचता है कि यह देखो मोटी याद है और शेरनी नहीं याद है। नीरजा राधिका को लकी को ऐसे देखते देख समझ गई थी कि जरूर लकी ने ही कुछ राधिका को कहा होगा, क्योंकि वो भी औरत थी तो उसे राधिका की एक्शन से सब पता चल रहा था। वो राधिका से कहती है, तुम कहां मोटी हो, तुम तो एकदम स्लिम फिगर वाली भरी भरी हो। कोई गधा ही रहा होगा जो तुम्हें मोटी बोल रहा होगा। लकी अब नीरजा को देखने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है कि हाँ, वो गधा तो मैं ही तो हूं। राधिका नीरजा की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। फिर वो अपना प्लेट आगे कर देती है। नीरजा उसे और पोहे सर्व कर देती है। राधिका लकी से कहती है, लकी, क्या तुम्हारे पास बाद में टाइम होगा? मैं यहां सूरत के RDJ ग्रुप ऑफ कंपनी की ब्रांच को विजिट करने जा रही हूं कुछ समय से। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां कुछ अकाउंट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। अगर तुम खाली हो तो क्या तुम मेरे साथ वहां चल सकते हो? लकी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम वहां कुछ भी नहीं ढूंढ पाओगी। मैं 100% श्योर हूं कि उन लोगों ने पहले ही सब छिपा दिया होगा, और अगर नहीं छिपाया होगा तो कुछ न कुछ इंतजाम करके रखा होगा। राधिका कहती है, चिंता मत करो, मैं वहां किसी को भी नहीं इन्फॉर्म करूंगी कि मैं वहां आ रही हूं। लकी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और मन ही मन सोच रहा था कि राधिका अभी तक कितनी भोली है। मैं जो कहना चाहता हूं वो उसे नहीं समझी। मैं तो ये कहना चाहता था कि उन लोगों ने वो सब काम करने के बाद सारे सबूत कब के मिटा दिए होंगे, और ये सोच रही है कि उसके आने के बाद सुनकर वे सब चौकन्ने हो जाएंगे।
इसे अब भी इस दुनिया में काफी कुछ सीखना होगा, तभी ये आगे बड़े बड़े मुसीबत का सामना कर पाएगी। मुझे राधिका के साथ जाना ही होगा, नहीं तो वो ये सब अकेले वहां हैंडल नहीं कर पाएगी। ये सब सोचने के बाद वो बोला, ठीक है चलते हैं फिर। लकी अपने चेयर से उठ जाता है। वो खड़े होकर कहता है, नीरजा माँ, मैंने खाना खा लिया है, मुझे कुछ काम करने के लिए बाहर जाना है। नीरजा कहती है, क्या बात है बेटा, तुम इतनी जल्दी खा चुके? लकी कहता है, हाँ, मेरा पेट भर गया है। तभी राधिका भी उठ जाती है और कहती है कि मेरा भी हो गया है, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूं, लेकिन उससे पहले मुझे अपना ड्रेस चेंज करना होगा, क्योंकि इस पर पानी गिर गया है। मैं भीगे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती। वैसे यहां बाथरूम कहाँ है? मुझे कपड़े चेंज करने जाना है। लकी, क्या तुम मुझे वहां तक ले जा सकते हो? लकी कहता है, ठीक है। इतना कहकर वो राधिका को वॉशरूम तक ले जाता है। लकी राधिका को छोड़कर वहां से जाने ही वाला था कि राधिका कहती है कि तुम मेरा यहीं बाहर इंतजार करो, मुझे अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं तो यहां तुम्हारे अलावा किसी को ढंग से जानती भी नहीं। लकी कहता है, ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं यहीं खड़ा हूं। इतना कहकर लकी बाहर ही खड़ा हो जाता है। करीब 5 मिनट बाद बाथरूम का दरवाजा खुलता है और राधिका अपना सिर बाहर करके धीमे से कहती है, सुनो लकी। लकी वहां कुछ दूरी पर खड़ा था। वह कुछ सोच रहा था, इसलिए उसे राधिका की आवाज सुनाई नहीं देती। तभी राधिका फिर से उसे बुलाती है, लेकिन थोड़ा तेज आवाज में तो लकी सुन लेता है। तो राधिका कहती है कि लकी, मेरा जिप नहीं लग रहा है, लगता है कि वो अटक गया है, तो क्या तुम अंदर आकर मेरी मदद कर सकते हो प्लीज? ये कहते हुए राधिका के गाल लाल पड़े हुए थे, क्योंकि ऐसा ही तो एक बार मॉल में भी सीन हो चुका था। ये सुनकर तो एक बार के लिए लकी को भी मॉल वाले घटना की याद आती है। जब राधिका एक गाउन ट्राई कर रही थी, वो एक स्माइल के साथ बोला, ठीक है, आ रहा हूं। उसकी स्माइल देखकर राधिका को पता नहीं क्यों कुछ अलग सा लग रहा था। वो सोचने लगती है कि क्या उसने लकी को बुलाकर अच्छा किया। वो ये सोच ही रही थी कि लकी उसके पास आ गया और दोनों वॉशरूम में चले गए। लकी अंदर जाकर राधिका का जिप बंद करने लगता है तो कहता है कि तुम्हें यह जिप वाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। राधिका कहती है, क्या लड़कियों का जिप लगाना आदमियों को पसंद नहीं है? तो तुम इसकी शिकायत क्यों कर रहे हो? लकी कहता कि मुझे जिप लगाना नहीं, उतारना पसंद है। लकी का ये मजाक सुनकर राधिका का चेहरा लाल हो जाता है और जब लकी उसका जिप लगा रहा था तो उसका हाथ राधिका के पीठ से टच हो रहा था, तो राधिका की दिल की धड़कन काफी फास्ट हो गई थी। वो ये सब कह तो जरूर रही थी, पर आगे से उसका चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था। इधर लकी का भी वही हाल था। वो मजाक करके ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो नर्वस नहीं है, पर वो था, इसलिए उसकी भी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। वॉशरूम का माहौल एकदम टेंस हो गया था। लकी को गर्मी लग रही थी। दोनों अब शांत थे। वॉशरूम में नल से पानी के टपकने की सिर्फ आवाज आ रही थी। तभी लकी राधिका को अपनी ओर पलट लेता है और उसका सिर पकड़कर उसे किस करने लगता है। इधर राधिका भी उसे रोकती नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ये चाहती थी। वो पहले से ही जानती थी कि जब उसने लकी को अंदर बुलाया था, लकी उसे अकेले में पाकर ऐसी सिचुएशन में कुछ न कुछ तो जरूर करेगा और वो भी उसे रोक नहीं पाएगी। और ऐसा हुआ भी। राधिका उसे रोक नहीं पाई, बल्कि वो भी उसका ही साथ देने लगी। कुछ देर ऐसे ही किस करने के बाद लकी कहता है कि यहां इस मिरर के पास सीजर होगी, जरा मुझको दो, मुझे कुछ काटना है। राधिका अपने हाथ से अपने कपड़े पकड़ लेती है। वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास सिर्फ 2 ही जोड़ी ड्रेस है यहां के लिए, एक तो पहले ही भीग गया है, मैं तुम्हें दूसरा काटने नहीं दूंगी। लकी राधिका की बात सुनकर सिर पर हाथ रख लेता है। वो हंसते हुए कहता है, तुम क्या अनाप शनाप सोचे जा रही हो? मैं तुम्हारे कपड़े क्यों काटूंगा भला? यहां तुम्हारे ड्रेस से एक धागा निकला हुआ है, वही काटने के लिए मांग रहा हूं। लकी की बात सुनकर राधिका अपना से नीचे कर लेती है, क्योंकि वो सच में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। वो हमेशा कुछ गलत ही मतलब निकाल लेती है। इतना सोचकर वो लकी को सीजर दे देती है। कुछ देर बाद दोनों वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। वे दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो सामने देखते ही जम से जाते हैं, क्योंकि सामने नीरजा खड़ी थी। नीरजा उन दोनों को एक साथ वॉशरूम से आते देख कहती है, तुम दोनों अंदर एक साथ वॉशरूम में कर क्या रहे थे? तुम दोनों यहां वॉशरूम में शुरू हो गए। लकी कहता है, नहीं नहीं नीरजा मां, आप गलत सोच रही हैं। राधिका कहती है कि हां आंटी, हम दोनों अंदर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर रहे थे, वो तो लकी मेरी कुछ मदद कर रहा था।
नीरजा लकी को रुमाल देते हुए बोली। वो तो मुझे लकी के गालों और होठों पर साफ साफ दिख रहा है कि वो तुम्हारी क्या मदद कर रहा था। अब राधिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो कैसे लकी का चेहरा साफ करना भूल गई। लकी के चेहरे पर अब भी लिपस्टिक लगे हुए थे। भले ही वो हल्के थे, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो सब साफ साफ दिखाई देगा। वो कैसे ये गलती दोहरा सकती है? क्या उसने अपनी पिछली गलती से कुछ नहीं सीखा था? पिछली बार तो उस सेल्स गर्ल ने सब नोटिस की कर लिया था, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस बार तो उसके जानने वाले ने ये सब नोटिस कर लिया। अब वो अपना चेहरा नीरजा को कैसे दिखाएगी? उसे काफी शर्मिंदगी फील हो रही थी। उसका तो मन कर रहा था कि वो अपना सिर कहीं छिपा ले। लकी नीरजा से झट से रुमाल ले लेता है और अपने गालों और होठों को साफ करने लगता है। लकी कहता है कि ये सब गलती से उसे लग गया था। नीरजा कहती है कि अब झूठे बहाने बनाना बंद करो। अगर बहाना बनाना ही था तो ढंग का कोई बनाते। मैं सब जानती हूं। फिर वो राधिका का झुका चेहरा अपने हाथों से उठाते हुए मुस्कुराते हुए बोली, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? अभी तुम दोनों यंग हो। ये सब अब नहीं करोगे तो कब करोगे? जब मेरी तरह बूढ़े हो जाओगे तब। नीरजा की ये बातें सुनकर राधिका को राहत मिलती है और उसे अच्छा भी लग रहा था। वो तो ये सोच रही थी कि नीरजा शायद पुराने ख्यालों वाली है तो वो उस पर गुस्सा करेगी, लेकिन वो तो ये सब इतने अच्छे से समझ रही थी। राधिका कहती है कि तो क्या आप गुस्सा नहीं थी? नीरजा हंसते हुए कहती है कि मैं भला क्यों गुस्सा करूंगी? ये तो तुम दोनों का प्राइवेट मामला है। इसमें भला मैं कैसे इंटरफेयर कर सकती हूं? मैं तो तुम दोनों को पहले गुस्सा इसलिए दिख रही थी कि मैं तुम दोनों का रिएक्शन देखना चाहती थी कि जब दो लोग पकड़े जाएं तो वो क्या करते हैं। राधिका को नहीं लगा था कि नीरजा इतनी बोल्ड सोच वाली होगी। बिल्कुल उसके माँ पिताजी की तरह वो भी नीरजा के साथ मुस्कुराने लगती है। नीरजा कहती है, लेकिन तुम दोनों को ध्यान रखना चाहिए, ये सब पब्लिक में न करो। और लकी, तुम तो बहुत लापरवाह हो। तुम भला अपना चेहरा साफ करना कैसे भूल सकते हो? मैं और योगेंद्र भी तो प्यार में थे, लेकिन हमने तो कभी भी ऐसी गलतियां नहीं कि तुम्हें अब अगली बार से ये सब गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। लकी राधिका को देखते हुए बोला।